हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। सो ये जो आज 10/4/2024 की न्यूज़ हैं भाई। अगर कोई गलती हो तो आप बता दिया करो रिलेटिवली, तो कमेंट सेक्शन में, तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं। होप यू स्टडी वेल and like, share and subscribe also if you like it. So first news is from army point of view. फर्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम आर्मी पॉइंट। पहली न्यूज़ जो हमारी है वो आर्मी की तरफ से है, और ये कौन सी आर्मी है? भारतीय आर्मी है, इंडियन आर्मी की। तो न्यूज़ क्या है? न्यूज़ ये है कि हाल ही में हमने रसिया से कुछ मिसाइल नहीं बोलेंगे, बल्कि एक ऐसा लॉन्च पैड खरीदा है जिसको मैन फायर कर सकता है। यानी कि कोई एक इंडिविजुअल मैन है तो वो उसके पास एक ऐसा हथियार होगा जिससे वो कोई पर्टिकुलर मिसाइल फायर कर सकेगा, और उस जो नाम है उसका, तो ऐसे हमने 24 ऐसे हमने गन मान लीजिए, या फिर मिसाइल लॉन्चर्स मान लीजिए, या फिर मैन स्टेबिलिटी मान लीजिए, जो हमने उनसे ख़रीदे हैं। तो ये पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी कि ये मेनली एयर के लिए है। हमारे पास ऐसे एयर डिफेंस है जो भाई हाई पावर के हैं, यानी कि वो बड़ी मिसाइल है उसको तो रोक लेंगे, पर जो क्रूज़ मिसाइल होती हैं, छोटी मिसाइल होती हैं, और या फिर ऐसी जगह होती हैं जैसे कि जो क्रिटिकल पोजीशन है, मान लो जो कोई जंगल है और वहाँ पर कोई मिसाइल अटैक हो रहा है, या फिर मान लीजिए आपको लेह लद्दाख और ऊपर की तरफ कोई मिसाइल अटैक हो रहा है, या फिर आप असम की तरफ जाएंगे तो वहाँ पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ अटैक हो रहा है, तो उस तरफ है ना, ये जो आपका डिफेंस सिस्टम होता है एयर डिफेंस, वो काम नहीं कर पाता प्रॉपर तरीके से। तो इसलिए वजह से हमने एयर डिफेंस के लिए, यानी कि कोई अगर हवा से कोई मिसाइल आ रही होगी तो उसको रोकने के लिए हमने एयर डिफेंस सिस्टम उनसे खरीदा है। तो इसका नाम पूरा तो यही है कि भाई रसियन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि रसियन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसको RMPADS, ये RMPADS नाम से है, जिसको हमने 24 खरीदे हैं, और इन 24 साथ हमने इसके साथ 100 मिसाइल्स भी खरीदी हैं रसिया से हाल और फिलहाल में। तो ये तो पहले पॉइंट ऑफ व्यू से आर्मी की ओर से ये पहली न्यूज़ है हमारे पास। और हम चलते हैं अब सेकंड न्यूज़ की तरफ। जो सेकंड न्यूज़ है आ रही है वो आपको पता है आर्मी से रिलेटेड है, यानी कि BRO से रिलेटेड है। तो आपको पता है कि BRO क्या है? अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। BRO तो ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, तो यानी कि वो है जो हमारे बॉर्डर्स हैं तो उनके आसपास कोई रोड बनानी हो, या उन बॉर्डर से कनेक्ट करने के लिए कोई रोड चाहिए, तो ये मतलब जो आउटर पेरिफेरी है इंडिया की, जो बॉर्डर हैं उनकी रोड बनाने का ही मेनली काम करती है। तो इसके अंदर न्यूज़ क्या है कि इसके अंदर एक न्यूज़ है भाई, अभी फ़िलहाल में एक रोड बनाया गया है जिसका नाम है निम्मू पटना धराचा रोड। इसका नाम है निम्मू पटना धराचा रोड। तो ये रोड कहाँ से कहाँ तक है, तो मैं आपको मैप के ज़रिए थोड़ा सा बता देता हूँ, उससे आप ज़्यादा याद कर पाओगे। तो आपको मैप इंडिया का तो पता ही होगा वैसे भी, तो आप हिमाचल अज्यूम करिए, और मान लीजिए भाई ये आपका हिमाचल है, इस तरफ है लगभग हिमाचल, और इसके ऊपर यहाँ पे लेह लद्दाख, और ये आपका JNK है यहाँ पे कहीं, ये चंडीगढ़ मान लीजिए, ये पूरा हरियाणा सेक्टर आ जाता है, ये पंजाब सेक्टर होता है। तो कुछ इस तरीके से आप ये मान के चलिए कि ये आपका ये ऊपर का जो है वो हिस्सा है। तो जो ये लेह एंड लद्दाख का एरिया है, तो यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए हमने एक रोड बनाई है बिटवीन लेह एंड हिमाचल। लेह और हिमाचल की कनेक्ट करने के लिए जो रोड बनाई है उसको निम्मू पटना धराचा रोड का नाम दिया गया है। आप इतना याद रखिएगा कि ये रोड कहाँ
सॉरी कहाँ तक बनी है, तो ये हिमाचल को कनेक्ट किया है एज ए पंजाब। और हिमाचल से आपको पता है कि भाई ये दराचा एक जगह है, जहाँ हिमाचल के अंदर दराचा जगह है जिस नियर बाई पड़ता है आपका शिमला वगैरह। तो वहाँ से आपको पता है शिमला से फिर पूरे देश में कनेक्टिविटी ईजी हो जाती है। तो ये एक रोड बनाया गया है। तो शहर की न्यूज़ भी यहीं ख़त्म होती है। मैं थोड़ा फास्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई जल्दी से जल्दी टॉपिक आपके पास तक पहुँच जाएँ और उनको जल्दी से जल्दी आप गेन कर पाओ और शॉर्ट के अंदर ही लॉन्ग चीज़ें कवर हों। देखो मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, और आपको अगर गहरी अध्ययन करना हो तो आप गूगल कर लीजिएगा या फिर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, एक अलग से प्रोग्राम शुरू कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा, अगला जो न्यूज़ है वो क्लाइमेट से रिलेटेड है। आपको पता है कि भाई लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, सोनू वांगडुक जी लद्दाख के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो उसके अंदर चीज़ क्या है, तो आपको पता है कि 7 मार्च बोल रहा, इसी 7/4 को एक यात्रा निकलनी थी, या एक प्रोटेस्ट की यात्रा बोल सकते हैं उसको। तो उसका नाम था पश्मीना मार्च निकलना था, पर वो बंद हो गया। मैंने कल की वीडियो में सब कुछ कवर किया है। तो ये बेसिकली है क्या, तो इसके ऊपर एक आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में क्या लिखा था कि एक जहाँ वहाँ की ट्राइबल पीपल हैं, ट्राइबल लोग हैं वहाँ, तो जो ट्राइबल लोगों का जो ट्राइब है उसका नाम है चगपा। उस जो ट्राइबल कास्ट है उसका नाम है चगपा। तो चगपा है क्या, तो चगपा है ना एक ग्रुप है पीपल का। पीपल बोलेगा तो ग्रुप तो ऑब्वियसली बात हो ही गया। तो वहाँ पर जो ग्रुप है उन लोगों का, तो वो क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। और पशु के अंदर आपको पता है कि भाई जो लेह लद्दाख की साइड है, ग्रासेस तो होती नहीं है, इतनी घास होती नहीं है, फोडर इतना होता नहीं है, तो वो ज़्यादातर भेड़ों का और इनका ही पालन करते हैं। और वो बुद्धिज़्म को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो आपको पता है बुद्धिज़्म के अंदर मीट मांस बैन होता है, तो वो कभी भी अपनी भेड़ों को या अपनी बकरियों को मारते नहीं हैं। वो उनसे ऊन निकालते हैं और उस ऊन से वो पश्मीना के शॉल बनाते हैं, और उस पश्मीना के शॉल ऑल ओवर इंडिया में फेमस है। शायद में भी उनको जीआई टैग भी मिला हो। तो उसके लिए बेसिकली ये मास निकलना था। तो बस आपको याद रखना है कि जगपा जो है वो हाल और फिलहाल में जो न्यूज़ के अंदर है वो लद्दाख में एक शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, एसटी के अंदर है वो, एससी के नहीं एसटी के अंदर है, ट्राइब है वो। तो होप आपने समझा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इसके ऊपर आप थोड़ा और रिलेवेंट, अगर आपको द हिंदू वगैरह अगर आपके पास हो तो इसके और पर ज़्यादा अंदर पढ़ सकते हैं, पर इतना ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो बेसिक नॉलेज लेके चलते हैं, एटलीस्ट सबको पता तो हो क्या रहा है कंट्री के अंदर। मेन चीज़ तो यही है। अगला जो आ रहा है, जो न्यूज़ आ रही है वो हमारी आ रही है कि भाई एक लॉन्च होना है। लॉन्च कहाँ से होना है, श्रीहरिकोटा। आपको पता है श्रीहरिकोटा से लगभग हम जितने रॉकेट वगैरह लॉन्च करते हैं श्रीहरिकोटा से करते हैं। तो उसको पोस्टपोन्ड कर दिया, उसको क्या कर दिया, पोस्टपोन्ड। तो लॉन्च क्या करना था, हमें लॉन्च करना था अग्निवीर, ये एक रॉकेट का नाम है जिसको हमें लॉन्च करना था, उसको सेकंड टाइम पोस्टपोन्ड। तो मेन बात करते हैं इसके भाई, मेन कारण क्या है पोस्टपोन का, तो वो भाई गवर्नमेंट जानती होगी, उसने अभी कुछ ऐसे सच बताया नहीं है। तो हम आते हैं पहले इसके अंदर खासियत क्या है। तो इसके अंदर जो इंजन लगा है ना, एक तो आपको क्रायो टेक्नोलॉजी मैंने पहले बताए थे, तो वो क्रायोजेनिक इंजन है। और वो इंजन पहला वर्ल्ड का, पूरे ग्लोब का पहला ऐसा इंजन है जो 3D प्रिंट है और सिंगल की सीट का है, कि उसके अंदर सीट्स का जुड़ाव नहीं है, बस वैसे सिंगल एक सीट का इंजन है। उसके अंदर ये नहीं है कि और तरह भाई ऐसे एक पार्ट है, ऐसा एक पार्ट है, ऐसा एक पार्ट है, ऐसा एक पार्ट, ऐसा नहीं है। वो सिंगल सीट का है और 3D प्रिंटेड है। आप ये पूछो भाई 3D प्रिंट क्या है, तो भाई आजकल ऐसे टेक्नोलॉजी आ रही है जो आपको 3D प्रिंट करके देती हैं। जैसे कि मैं इसके ऊपर तो आपको कैसे दिखाऊँ, आप ये मान लीजिए ये कोई पेंटिंग है, पर मैं इसको ही 3D बनाना चाहूँ तो इसके अंदर थोड़ा सा उकेर ऊपर की तरफ लाकर आप ये मानिए कि ये नीचे की तरफ है और ये सब कुछ ऊपर की तरफ है, हल्का हल्का ये ऊपर की तरफ है।
तो इसको 3D प्रिंटिंग बोलते हैं। तो इसके थ्रू है तो जो ये है तो मेन तो मैंने आपको बताया जो इसका इंजन है उसके बेस है। तो जो इंजन है वो भी कैसे इसी के नाम पे होगा। तो इंजन का नाम क्या होगा? अग्नि तो सेम ही रहेगा। तो जो उसका नाम है उसका नाम है अगमित। उस इंजन का नाम है अगमित इंजन, जिसे लॉन्च करना जा रहे हैं। तो एक तो ये आपका हो चुका है। और अब अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो अगली न्यूज़ है वो क्या बोल रही है? तो जो अगली न्यूज़ है हमारे पास वो आई है तेलंगाना से न्यूज़ आई है हमारे पास। तो न्यूज़ है क्या कि भाई तेलंगाना के अंदर है ना, आपको न्यूज़ भी सुना हो गया आपने भाई, इंस्टा वगैरह चलाया हो गया, कोई सोशल मीडिया पे हो गया। तो एक मटका मिला है, बेसिकली एक मटका मिला है जिसके अंदर कॉइन्स मिले हैं। कुछ तो नहीं कहेंगे, बल्कि ये मानिए 3730 कॉइन मिले हैं अभी, 3307 कॉइन। तो ये खासियत क्या है? ये कॉइन जो हमें मिले ना, ये माना जा रहा है कि कॉइन जो फर्स्ट BCE से 4 BCE के हैं। तो ये कॉइन है किसके रिलेवेंट? ये कॉइन है बुद्धिज़्म। जब इंडिया के अंदर बुद्धिज़्म हाई लेवल पर था, या उसको पीक कह सकते हैं बुद्धिज़्म की, तो ट्रैवल करते थे लोग। तो जो एरिया मैं बता रहा हूँ तेलंगाना में, अभी एग्जैक्ट तो हैदराबाद के पास एक जगह है वहाँ मिला है। आप हैदराबाद ही मानिए कि हैदराबाद के अंदर ये मिला है। तो वहाँ का एक रूट होता था बहुत पुराना, वो रूट साउथ इंडिया को कनेक्ट करता था ऊपर की तरफ आपसे, जहाँ पर ये छत्तीसगढ़ और झारखंड और जिसको उड़ीसा है वहाँ से कनेक्ट करने के लिए ये रूट था। पूरा प्रॉपर डेक्कन को कनेक्ट करने के लिए रूट था, जो तेलंगाना से होकर गुजरता था और ऊपर की तरफ चलता रहता था बिहार से होकर। तो आपको पता है कि बिहार भाई वैसे भी बुद्धिज़्म की जड़ रही है, बुद्धिज़्म की जो सोच और नींव है वहाँ बिहार से ही है, गया से ही है। तो ऐसे कुछ वहाँ से हमें ये मिला है। तो आपको याद क्या करना है कि भाई ये कॉइन्स मिले हैं तो ये किस पीरियड से रिलेटेड है? तो ये बुद्धिस्ट पीरियड से रिलेटेड है, जब बुद्धिज़्म सबसे हाई पीक पे था वहाँ। और ये कॉइन अगर आपसे पूछे तो ये कहाँ मिले हैं, तो ये फ़िलहाल के आज के दिन जो तेलंगाना हैदराबाद है वहाँ मिले हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास आ रही है तो वो आ रही है टोटल सोलर। ये तो आपने ऑब्वियसली बात सुनेगी, टोटल सोलर इक्लिप्स। तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई मान लीजिए आपका सन है, ये आपका मून है, ये आपकी अर्थ है। तो सन की रेज डायरेक्ट नहीं आ पाती और यहाँ कहीं डार्क हो जाता है और यहाँ हल्का हल्का ब्राउन, और यह मेन डार्क होता है। तो आपको पता है कि बहुत कम जगह पर ये बहुत कम बार टोटल सोलर इक्लिप्स होता है। तो इसके अंदर क्या होता है आपको मैं दिखाता हूँ एक बार डायग्राम ड्रा करके, और आप समझ जाएंगे। तो ये कुछ इस प्रकार का होता है, यानी कि इसको भाई आप गोला मान लीजिए थोड़ा सा। तो ये कुछ इस टाइप का होता है। तो इसके अंदर जो होता है जो अपना मेरे से इतना परफेक्ट बन नहीं रहा है भाई, आप थोड़ा देख लीजिएगा कि बिल्कुल कलर भर देते हैं इससे अच्छा। तो इसके अंदर तो ये मान लीजिए कि ये जो मैंने ब्लू कलर किया है ये आपका मून है, और इसके जो आप अर्थ के ऊपर खड़े होकर देख रहे हैं, और ये रेड वाला जो दिख रहा है वो आपका सन है। तो ये क्या होता है कि पूरे रूप से मून सन के आगे आ गया, मून सन के बिल्कुल सामने आ गया। तो अब हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जहाँ जो डार्क प्लेस है वो कहीं किसी किसी जगह वो डार्क प्लेस हो जाता है, जो मेन डार्क प्लेस होता है। तो वो जो है इसको टोटल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, कि पूरी रूप से चांद ने सूरज को ढक लिया है। और कुछ जगह यानी कि ये जो होता है ना पूर्ण रूप से, वो अर्थ का सिर्फ 1% हिस्सा होता है जहाँ हो सकता है। ऐसा नहीं कि सब कहीं होगा, वो 1% हिस्सा ऐसा होता है जिसके ऊपर टोटल सोलर इक्लिप्स के लिए वजह से थोड़ा सा अंधेरा हो जाए, जहाँ के ऊपर सूरज की रोशनी ना पहुँचे। बाकी सूरज की रोशनी तो आपको पता है फिनोमिना होते हैं डिफ्रैक्शन वगैरह, उनसे सब कुछ हो जाता है। पर कुछ जगह होते हैं तो ये होते हैं। तो एक ये याद करने की बात इसके अंदर क्या है कि ये कहाँ कहाँ देखा गया। एक तो भाई USA, तो USA से ऊपर क्या है कनाडा, और USA से नीचे क्या है मैक्सिको। तो ये 3
जो कंट्री उनके अंदर टोटल सोलर इक्लिप्स देखा गया है। और जो इसको बाहर अगर ये देखे कि भाई सूरज को ढक दिया और बाहर बाहर से पेरी पेरी फ्री सूरज की दिखाई दे रही है, तो वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर। आप इसको रिंग ऑफ फायर वो मत समझ लेना जो जापान और इंडोनेशिया से लगते हुए हैं, जो रिंग ऑफ फायर उनको बोला जाता है, जहाँ पे हाईली एक्टिव वोल्केनोस पाए जाते हैं। ये भी रिंग ऑफ फायर है और वो भी रिंग ऑफ फायर होती है। आई होप आपने समझा होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। जो नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है वो आ रही है हमारे पास वेस्ट बंगाल से, या फिर आप ये मान लीजिए कि इससे पहले हम एक न्यूज़ कवर करते हैं कि आपको पता है तमिलनाडु, जो तमिलनाडु है उसके अंदर केव्स हैं कुछ, और उन केव्स के ऊपर क्या है, पेंटिंग। तो कुछ लोगों ने क्या किया, जो केव्स पेंटिंग है ना उनको थोड़ा डैमेज किया है, उनको थोड़ा नुकसान करने का कोशिश किया है, नुकसान करने को पहुंचाया है। और आप ये मानिए जो केव्स पेंटिंग होती है ना वो इतनी साल पुरानी होती हैं, वो सभ्यता दर्शाते हैं उस समय की, कि जब मानव विकास कर रहा था, जब मानव पहली बार कुछ चीज़ों को देख कर अनुभव कर रहा था। आप ये मानिए कि आज अगर हम भाषा बोलते हैं तो किसी ने पहली बार सूरज देखा होगा, किसी ने पहली बार चंद्रमा को देखा होगा, पहली बार तो क्या बहुत बार उसने देखा होगा, उसके मन में कुछ इच्छाएं जागी होंगी। उसने पहली बार किसी फूल को खिलते देखा, नदियों को बहता देखा, तो उसके मन में कुछ इच्छा आई। वो उसने चाहा कि मैं ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ ये औरों को भी मैं बताऊँ। तो इन औरों को बताने के लिए, औरों को भी उस चीज़ को महसूस करवाने के लिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने के लिए उसने भाषा का निर्माण किया। वो भाषा पहले मौखिक थी, फिर धीरे धीरे उसने लिखना शुरू किया ताकि आने वाली पीढ़ियों को देख सके। पर लिखने से पहले उन्होंने चित्रकला शुरू की। उन्होंने किसी शेर को पहली बार किसी हिरण का शिकार करते देखा, तो उसने देखा कि एक शेर कितनी तरह से एक हिरण का शिकार करता है, और उसने वो चित्र को पहली बार लोगों को बताने के लिए, अपने साथियों को बताने के लिए, अपनी फीलिंग शेयर करने के लिए, अपने भीतर घुटी हुई आत्माओं को बाहर निकालने के लिए उसने ऐसा किया। और उसने वो चित्र को उन गुफाओं के ऊपर उकेरा। तो ना इससे ना आप बिल्कुल दूर हो जाइए कि उस वक्त धर्म था, कर्म था, ये सब कुछ आज हम ये बैठ के सोच सकते हैं क्योंकि हमारे पेट के अंदर रोटी है। वहाँ फाइट ही मेन लिविंग की थी कि मैं जिंदा किस प्रकार रहूं, बस यही एक उसकी आखिरी और पहली होप थी। तो उसने इस चीज़ों को उसकी बात भी कह रहा। तो ये ना मतलब बहुत ही झकझोरने वाली चीज़ है कि भाई हम इतनी पुरानी सभ्यताओं को ऐसे नष्ट कर रहे हैं, हम ऐसे खो रहे हैं। तो ये तमिलनाडु से खबर आई थी कि वहाँ थोड़ी रॉक पेंटिंग है, उनको डैमेज किया गया। चलते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। आई होप आप ये समझे होंगे ये पार्ट। तो अब हम चलते हैं वेस्ट बंगाल की ओर। तो वेस्ट बंगाल में एक बहुत अच्छी चीज़ हुई भाई। अच्छी तो क्या हुई है, बहुत अच्छी हुई है, पर मजबूरी का नाम होता है कई बार कि मजबूरियों में चीज़ कई बार अच्छी हो जाती है। यानी कि हम कई बार कोई क्वेश्चन पर ऐसे तुक्का मार देते हैं और वही क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवा जाता है। तो चलिए अब वेस्ट बंगाल की तरफ चलते हैं। तो वेस्ट बंगाल के अंदर हमने क्या देखा है, क्रॉप जो होते हैं, क्रॉप शिफ्टिंग हुई है वहाँ। यानी कि आपको पता है क्रॉप शिफ्टिंग का मतलब, यानी कि पहले अगर मान लीजिए टाइम पीरियड पे एक टाइम पीरियड है नहीं, तो यहाँ पे सब वीट बो रहे थे। अब क्या हुआ, टाइम पीरियड बी आया और यहाँ पे मल्टी क्रॉप्स होने लग गई। कोई वीट बो रहा है, कोई राइस कर रहा है, कोई सनफ्लावर कर रहा है, कोई रागी बो रहा है, या कोई भाई मिलेट्स का मेनली बाजरा वगैरह ये सब कुछ कर रहा है। तो ये शिफ्टिंग हुई क्यों? तो शिफ्टिंग पहले बताता हूँ कि वीट है ना, वहाँ पर एक डिजीज़ आ गई, फंगस आ गई। जो फंगस थी उसने वीट को नुकसान पहुँचा दिया, तो उनके पास अब कुछ बचा नहीं। जब बचा नहीं तो उन्होंने वो शिफ्ट किया, और वो शिफ्ट करके वीट और राइस की से शिफ्ट करके वो बनाना के ऊपर आ गए, यानी कि केलों के ऊपर आ गए। उन्होंने केले उगाने शुरू कर दिए, मेज़ का प्रोडक्शन शुरू किया, सोरगम का प्रोडक्शन शुरू किया, और ऐसे एक शिफ्ट आ गया वहाँ। तो अब वहाँ पर ज़्यादा राइस और ना करके इन चीज़ों का ज़्यादा किया जा रहा है। तो ये तो एक अच्छी चीज़ हुई। पर ये हुई क्यों? क्योंकि वीट के ऊपर एक तरीके से ये आ गया। तो मतलब इसको भी एक माना क्यों जा रहा है कि भाई ये हमें करना क्यों चाहिए? तो आप ये मानिए कि यदि आप एक जगह सिर्फ वीट बो रहे हो, या एक जगह आप सिर्फ बाजरा बो रहे हो,
या एक जगह आप केवल राइस बो रहे हो, तो उससे क्या होगा, जो आपकी लैंड है ना, जो आपकी लैंड है वो धीरे धीरे डैमेज होने लग जाएगी, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। और आप एक दिन पाओगे कि आपकी जो ज़मीन है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसका कोई महत्व भी नहीं बचेगा और मार्केट वैल्यू भी इतनी नहीं रह जाएगी। और शायद इस शिफ्टिंग से आप बच सको। किससे? मान लीजिए आपने वीट के साथ कुछ मैरीगोल्ड लगा दिए थे, यानी कि कुछ फूलों की खेती कर ली। तो फूलों की खेती से क्या हुआ कि जब वीट को नुकसान होने लगा तो भाई फूल बच गई, या फूल को नुकसान होने लगा तो वीट बच गए। पर अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये हम क्यों नहीं करते शिफ्टिंग। तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो चीज़ बताई जा रही है, एक तो ये है कि भाई वीट और राइस है ना, इसकी मार्केट में अच्छी खासी वैल्यू है। हाँ भाई बिल्कुल। यदि अगर आज कोई बंदा मान लीजिए मैरीगोल्ड लगा भी लेता है और वो बेचने जाएगा तो उसके पास मार्केट नहीं है, उसके पास मार्केट ही नहीं है बेचने के लिए, तो वो करेगा क्या? या फिर उसने इतने ज़्यादा रुपए लगा दिए, अब वो कर्जे में चला गया, तो वो करेगा क्या? तो मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ देखनी पड़ती है। मैं पता है आप, हम और आप इसी एरिया से बिलोंग करते हैं, जो मेनली क्या, इंडिया लगभग सारा जो मेन इंडिया है वो कल्टीवेशंस के ऊपर डिपेंड है, वो फील्ड पे है, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो लगभग मैं जहाँ सोचता हूँ कि भाई यदि मैं मान लो मैं आज कह देता हूँ कि भाई चलो कैक्टस बोते हैं, हाँ भाई मैंने कैक्टस लगा दिया, पर कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए ना, कोई खरीदने वाला भी तो हो सामने, कोई पार्टी हो जो खरीद दे। और मेरे पास ऐसी कोल्ड स्टोरेज तो है नहीं, या गवर्नमेंट ने मेरे को कोल्ड स्टोरेज प्रोवाइड नहीं की। ये मेरे को मिनिमम, मान लीजिए वीटा मैंने बो दिया तो वीट के ऊपर कम से कम एक मिनिमम एमएसपी तो है, एक एमएसपी एक तो है कि भाई 2200 2300 या 2400 जो भी रुपए डिसाइड किए हैं, उससे नीचे तो मैं नहीं बेचूंगा, उससे नीचे कोई मेरे खरीद नहीं सकता। पर मैरी गोल्ड है या फिर बनाना है, इनका तो कोई फिक्स ही नहीं है, इनके ऊपर तो कोई एमएसपी नहीं है। तो वही शोषण की बात आ जाएगी, वो किसान जिएगा कैसे? और वो ये मानिए कि जो किसान इंडिया के अंदर, वो उनके पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं, 4-5 एकड़ 10 एकड़, बस इससे ज़्यादा ज़मीन किसी किसान के, जो मेन जो किसान है उसके पास इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं है, ये आप मान के चलिए। तो इसके अंदर ये है। तो फिर इसके अंदर बताया गया कि भाई क्या करना चाहिए हमें, तो गवर्नमेंट को क्या नहीं सेट करना चाहिए। तो गवर्नमेंट को एक तो योजना लानी चाहिए, यानी कि उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए हर प्रोडक्ट के ऊपर। या आप शिफ्टिंग करवा रहे हो तो उस शिफ्टिंग के बदले आप उनको फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करो, उस शिफ्ट के बारे में उनको बताओ, उनको डिजीज़ रेजिस्टेंस बनाने के लिए बताओ, उनको सॉइल के बारे में बताओ, या आप उनको भाई प्रोवाइड कराओ जो सीड्स हैं वो प्रोवाइड कराओ, आप उनको इरिगेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ। तो इन चीज़ों से नहीं सेट होता है, एक अगले आदमी से नहीं होता। पर यहाँ अच्छी बात है कि भाई शिफ्टिंग होनी ज़रूरी है, वरना इंडिया ख़त्म हो जाएगा। ये सच है कि हमारे पास वीट इतना ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा, और हमारे पास स्टोरेज कम हो जाती है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर वीट, तो जो हमारे रोटेंट्स हैं, यानी कि रोटेंट्स इनको बोलते हैं, जो वीट वगैरह खाते हैं, जैसे कि आपके माउस, रैट या घुन, इनको रोटेंट्स बोलते हैं, जो आपके वीट को ख़राब कर देते हैं। तो होप आप समझे होंगे, और समझने के बाद एज़ यू नो, थैंक यू।